हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग डायरेक्ट इंटर करेंगे डिजीज़ में। उससे पहले बहुत सारे चीज़ें जैसे कि जो फिज़िकल एग्जामिनेशन का पार्ट है, हिस्ट्री टेकिंग, मतलब कैसे हम लोग एक हार्ट का अगर पेशेंट आए तो कैसे हम लोग उसका केयर करेंगे, कैसे हम लोग उसका असेसमेंट करेंगे। जो असेसमेंट पार्ट है वो तुम लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रीड आउट करना है। तुम लोग को अच्छे से तुम लोग जानते हो कि क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हो, हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या करते हो, डायग्नोसिस प्रोसीड्योर्स में क्या क्या करते हो, वो सब कुछ तुम लोग खुद से करना है। अभी मैं डायरेक्टली एंटर करूँगी डिजीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिजीज़ है वो हम लोग पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? The definition of coronary artery disease, it is also known as ischemic heart disease और IHD बोल के भी लिखते हैं लोग। It is partial or complete obstruction in coronary artery blood flow due to atherosclerosis, develop fatty plug in the inner wall of the arteries। मेनली ये हम लोग इसको इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ बोल के भी जानते हैं। ये मेनली एक पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है जो कोरोनरी जो आर्टरी है उसमें, जहाँ पे तुम्हारा मेनली प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से, ठीक है। एक फैटी प्लाक जो इनर वॉल है उसमें प्लाक फॉर्म हो जाता है, तो उसमें से एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जहाँ पे तुम्हारा ब्लड सप्लाई ठीक ठाक नहीं होता है कोरोनरी आर्टरी में। तो मेनली इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसका बहुत सारे कॉजेज़ हैं जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी वेसोस्पाज्म, कोरोनरी एम्बोलिज्म, कोरोनरी आर्टरीज। तो एथेरोस्क्लेरोसिस तुम लोग सब जानते हो, जहाँ पे फैटी प्लग जमा हो जाता है। अगर किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है तब एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांसेस होता है। एक फैट प्लग, मतलब जो प्लग फॉर्म होता है मेनली फैट से बनता है, वो जाके जो इनर वॉल होता है आर्टरी का, उस आर्टरी का इनर वॉल में जाके वो फॉर्म हो जाता है। अगर आर्टरी की इनर वॉल में जाके कुछ भी फॉर्म हो गया तो क्या होगा, ब्लड जो है वो इधर आसपास नहीं जा पाएगा, मतलब जो फ्लो है वो नॉर्मल फ्लो मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये एक कॉज है। नंबर 2 कॉज है कोरोनरी वैसोस्पाज्म। अगर कोरोनरी की जो आर्टरी है उसमें अगर वैसोस्पाज्म हो गया, मतलब वो अगर कोई भी कारण से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने से क्या होगा, उसका जो स्पेस है ब्लड फ्लो का, उस स्पेस कम हो जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पे एक पार्शियल एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो नंबर 2 कॉज कोरोनरी वैसोस्पाज्म। नंबर 3 में है कोरोनरी एम्बोलिज्म। कोई भी एम्बोलाई अगर आके कोरोनरी आर्टरी में लग गया, सो जो हो सकता है कि वो बबल्स हो सकता है, वाटर बबल हो सकता है, या फिर कोई भी पार्टिकल्स, कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है आके अगर कोरोनरी जो आर्टरी उसमें अगर अटक जाए, तो उस एम्बोलाई की वजह से हो सकता है ये इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। और नंबर 4 है कोरोनरी आर्टराइटिस। आर्टराइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई भी इन्फ्लामेशन आ जाए तो फिर मेनली तुम्हारा हो सकता है कि वहाँ उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाए, ठीक है। तो उसका कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग, हाई फैटी डाइट, फैमिली हिस्ट्री, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और एज, मतलब जो एजेड इंसान है एज के हिसाब से, एज में जैसे एडल्ट एज में बोलो कि जो बहुत सारे स्मोकिंग करते हैं ऐसे जिसका रिस्क ज़्यादा है उन सब एज ग्रुप में, और फिज़िकल इनएक्टिविटी, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबेस इंसान है जिसका फिज़िकल एक्टिविटी इनएक्टिव है, वो फिज़िकली एक्टिविटी वो ठीक ठाक नहीं करता है, वो एकदम कोई भी उसका एक्टिविटी नहीं है, इनएक्टिव इंसान है, तो इन सब इंसानों को ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो तुम लोग एक चीज़ याद रखना, कभी कभार जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं बहुत दिनों से बिस्तर में लेटा हुआ रहता है, तो डॉक्टर्स कभी कभार बोलते हैं कि इनका हार्ट डिजीज़ होने का भी चांसेस है। हो सकता है मे बी कि कोई भी एम्बोलाई, क्योंकि वो फिज़िकली इनएक्टिव है, उसका जो बॉडी है वो मूवमेंट ठीक ठाक नहीं हो रहा है। हम लोग जो ये बॉडी जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, तो सिर्फ ओनली टू प्रिवेंट द बेड शोर, बाकी की और भी बहुत सारे डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे बॉडी को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेनली बहुत सारे
रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो ये तुम्हारा जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है अर्ली स्टेज में ये एसिम्टोमेटिक रहता है, ठीक है, इसका कोई भी सिम्टम नहीं रहता है। पर लेटर स्टेज में मेनली ये क्या साइन और सिम्टम क्या क्या दिखते हैं, जैसे एंजाइनल चेस्ट पेन। एंजाइनल चेस्ट पेन क्या है, एक एंजाइना एक पेन होता है, चेस्ट पेन। जब हार्ट डिजीज़ होता है, हार्ट डिजीज़ होने से जो पेन होता है उस पेन को हम लोग बोलते हैं एंजाइना। और ये पेन मेनली जैसे किसी ने अगर छुरा घुसा दिया हार्ट में तो जैसे पेन होगा वही जैसा एक पेन फील होता है अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुआ तो। उसके बाद सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के सिम्टम्स दिखाई देंगे। चेस्ट पेन होगा, बैक पेन होगा, शोल्डर पेन होगा, लेफ़्ट साइड शोल्डर पेन होगा। और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर का साइन एंड सिम्टम हो सकता है और सडन डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेनली बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्टली पैथोफिजियोलॉजी में। तो मेनली पैथोफिजियोलॉजी में देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू कॉज हो सकता है कि हाई फैटी डाइट हो या फिर हेरिडिटरी हो और अदर कोई भी कॉज, जो इतने सारी इटोलॉजिकल कॉजेस है, कॉजेस फैक्टर्स जो है उस कॉजेस की वजह से क्या हो रहा है, जो लिपिड्स व कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन है ऑन एंडोथेलियल लेयर ऑफ द आर्टरी। आर्टरी की जो एंडोथेलियल लेयर है उस लेयर में मेनली लिपिड और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उस लिपिड और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन के वजह से क्या हो रहा है, उसमें एक फैटी स्ट्रिक फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग प्लग बोलते हैं। उस फैटी स्ट्रिक जो फॉर्म हो गया उसके बाद वहाँ पे मेनली प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन होने के बाद मेनली वहाँ पे एक फाइब्रस जो प्लग है वो फॉर्म करता है। जो फैटी स्ट्रिक फॉर्म हुआ वो प्रोलिफरेट होके बन गया हमारा फाइब्रस प्लग। और ये फाइब्रस प्लग जब बन जाता है उसके बाद मेनली वहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कि वो फाइब्रस प्लग पार्शियली कवर हो या फिर फुल्ली कवर हो। अगर पार्शियली कवर्ड है तो पार्शियल कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होगा, अगर फुल कवर्ड है वो प्लग तो फुल और कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होगा, ठीक है। तो मेनली ये है इसका मेनली पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट में मेनली यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एंटीकोआगुलेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और वेसोडायलेटर्स। क्यों हम लोग एंटी कोआगुलेंट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, कोआगुलेशन बन जाता है, इसीलिए हम लोग एंटीकोआगुलेशन यूज़ करके जो कोआगुलेशन होता है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं और वेसोडायलेटर्स मतलब जो वेसल्स को डायलेट करता है, क्योंकि वेसोस्पज़म कभी कभार होता है और अगर वेसोस्पज़म हो जाए तो उसको डायलेट करने के लिए हम लोग वेसोडायलेटर यूज़ करते हैं, जैसे नाइट्रेट। अगर तुम्हारे घर में कोई भी दादा दादी हो, अगर उन लोगों को हार्ट डिजीज़ हो तो देख लेना कि वो लोग क्या दवाई यूज़ करते हैं। तो बहुत टाइम में ये नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारे हार्ट डिजीज़ में, वेसोडायलेटर्स, ठीक है। तो ये मेनली मेडिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में मेनली हमारा जो फर्स्ट जो एम होगा वो होगा कि जितने सारे रिस्क फैक्टर है उसको रिड्यूस करने का हमारा एम वही होगा। अगर रिस्क फैक्टर रिड्यूस हो जाए तो डिजीज़ होने का चांसेस भी रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए हमारा फर्स्ट मैनेजमेंट हमारा एम जो है वो वही होगा कि रिड्यूस द रिस्क फैक्टर्स। और मेनली नर्सेस को एडवाइस करना पड़ेगा पेशेंट को कि कुछ फॉलोइंग्स कुछ चीज़ें जो नर्सेस बोलेंगे अवॉइड करने के लिए, जैसे अवॉइड फैटी डाइट्स बिल्कुल नहीं खाएगा क्योंकि प्लग फॉर्मेशन होता है हाई कोलेस्ट्रॉल के वजह से। तो हाई कोलेस्ट्रॉल फूड या फिर हाई लिपिड फूड्स, ऐसे फैटी फूड्स ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, हर रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करके बॉडी वेट को घटा के कंट्रोल करना है। जो रिलैक्सेशन थेरेपी है वो लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। उसके बाद रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो मैंने बोला कोलेस्ट्रॉल लो कोलेस्ट्रॉल फूड खाना पड़ेगा। अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ और मेंटेन एक्सरसाइज। ये कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल की जो बारे में बोला गया है यहाँ पे, जो मेनली हमारे करना पड़ेगा। इसकी यही जो एडवाइस है ये मेनली नर्सेस को देना पड़ेगा। एक अगर कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट आए तो उसके फैमिली को एज वेल एज उसके जो उसका जो पेशेंट है उसको, ठीक है। तो मेनली ये नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट
और भी जो मेनली हार्ट डिजीज़ का जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है एकदम एक ही जैसा टाइप का ही होता है, जैसे नर्सिंग हिस्ट्री लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस वगैरह। उसके साथ इंक्लूडिंग ये एक तुम्हारा मेनली एक हेल्थ टॉक जैसा है, ये एक्स्ट्रा तुम्हें बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले यहाँ पे करता है CABG, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग मेनली एक ग्राफ्टिंग होता है जहाँ पे मेनली इन विच सेगमेंट ऑफ अ कॉरोनरी आर्टरी नैरो बाय द एथ्रोमा इज bypassed by an autologous section of the healthy सिफिनस वेन। तो मेनली यहाँ पे CABG सबसे पहला एक सर्जरी है। तो मैं CABG का एक वीडियो भेज दूँगी, तो वीडियो देखने से तुम लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि CABG क्या है। तो उसके बाद क्या क्या यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है इस डिज़ीज़ का। नर्सिंग डायग्नोसिस में है जैसे सबसे पहले हो सकता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू द process or disease process, acute anginal pain related to the ischemia or in the cardiac muscle, और anxiety related to the disease condition। तो ये नॉर्मली एक अप्रॉक्स सिर्फ एक नर्सिंग डायग्नोसिस है, और भी बहुत सारे डायग्नोसिस हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से हमें डायग्नोसिस के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे डायग्नोसिस हो सकता है, तो डायग्नोसिस के हिसाब से हमें मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि डिजीज़ क्या है और डिजीज़ का पैथोफिजियोलॉजी क्या है और थोड़ा सा मैनेजमेंट क्या है। ये जो मैं जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ ये एकदम ही जिस्ट करके सिर्फ पॉइंट आउट करके लिखा हुआ है, तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, पर तुम लोगों को जब लिखना है वो तुम लोगों का जो खुद का बुक है उस बुक से लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ हमें बहुत सारे डिजीज़ है और हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जिस्ट करके तुम लोग को बोल रही हूँ। तुम लोग सिर्फ डिजीज़ कंडीशन को समझो, डिजीज़ कंडीशन समझने के बाद ही तुम लोग खुद से ही वो लिख पाओगे, ठीक। तुम लोगों को डिजीज़ कंडीशन समझना है और पर्टिकुलरली कुछ साइन एंड सिम्टम जो अलग से होते हैं उस साइन एंड सिम्टम को तुम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बाकी तुम लोग खुद ही लिख पाओगे, क्योंकि हार्ट डिजीज़ के जितने सारे मैनेजमेंट है कुछ करीब करीब सेम होता है, थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट लाइक कि नर्सिंग मैनेजमेंट जो है, सर्जरी मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट अलग होता है, पर जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो करीब करीब सेम होता है। इसीलिए डिटेल्स मैनेजमेंट का मैं पिक्चर्स भेज दूंगी, वही मैनेजमेंट तुम लोग लिख पाओगे सब में, पर थोड़ा सा डिजीज़ कंडीशन जो है वो अलग है, इसीलिए डिजीज़ कंडीशन को अच्छे से समझो, ठीक है। तो यही था मेनली हमारा अबाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। कोई भी कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ पूछ लेना।